अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं या नहीं खुश? चलिए सर इब्तिदा करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको आवाज आ रही है? आज तो आप लोग ही ऑनलाइन में लग रहा है, सभी माशाल्लाह ऑनलाइन में आ चुके हैं। चले सर इब्तिदा करते हैं। और हमने कहा कि परंपरा हमारी जो है उसके तरीके से सबसे पहले पिछला रिवाइज करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे बच्चे जो है एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपकी बुक आएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह आएगी, और इंशाल्लाह बुक हमारी अवेलेबल होगी इस आप समझे कि अगले 20-25 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगी। सही है सर, तो बुक तो आ जाएगी। असल में कुछ चीज़ों का आई के अपने चीज़ें जो शेयर की हैं उसमें एक दो चीज़ों के सवालात इंशाल्लाह हो जाए कोर्स रिलेटेड, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चले सर इब्तिदा करेंगे और अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट। कल हमने क्या पढ़ा था सर? कल सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला IFRS 8 है ये किस पे अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। फिर हमने कहा सर ये जो लिस्टेड कंपनीज की हमने बात की, लिस्टेड कंपनीज के अंदर हमने कहा कि सर जो है हमारे पास कितने अकाउंट्स पे अप्लाई होता है? 4, इंटरिम और एनुअल। इंटरिम कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हमने कहा सर जो है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर और थर्ड क्वार्टर। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि सर जो है अगर एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बन रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बन रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड के ऊपर अप्लाई होगा, इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सर फिर हम और आगे बढ़े, हमने कहा क्या ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा? नहीं। क्या ये पब्लिक अनलिस्टेड के ऊपर अप्लाई होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिस्टेड पे। अब सर और आगे बढ़ा, मजीद आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़ेंगे? हमने पढ़ा कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट स्टेप 1 था कि हमें कहा गया कि भैया आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करो? ऑपरेटिंग सेगमेंट। आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। हमने कहा ठीक है जी। ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर कितनी चीजें होती हैं? कितनी चीजें? 3। हमने कहा सर ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर जो है 3 चीजें होती हैं। सर पहली चीज एबिलिटी होनी चाहिए टू अर्न रेवेन्यू एंड इनकम। एबिलिटी का मतलब क्या है? सलाहियत हो। जरूरी नहीं है फौरन से उसने रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दिया हो, हाँ, बट उसमें क्या होनी चाहिए? सलाहियत होनी चाहिए। सर व्हाट डू वी मीन बाय सलाहियत? कि जो है सर अभी बेशक नहीं किया हुआ हो। हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी थी, MCQ किया था, वो कौन सा था? कि स्टार्टअप है, उसने अभी रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन हमने कहा उसके अंदर सलाहियत है, कमा सकता है। सर फिर हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से भी पढ़ा था। मुझे बताएं सर फाइनेंस के काम कितने डिपार्टमेंट्स के उसमें होता है? 3। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, क्या रेवेन्यू कमा सकता है? नहीं। टैक्सेशन कमा सकता है? नहीं। कौन सा कमा सकता है? ट्रेजरी। उसके पास सरप्लस फंड्स होते हैं, उन फंड्स को इन्वेस्ट करके वो अर्निंग कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब कहीं ये नहीं कि ये एक सेगमेंट हो, ये हमने कहा, या बिजनेस का हिस्सा हो, ये हमने कहा डिपार्टमेंट भी हो सकता है। सर दूसरी चीज क्या थी? एक तो थी एबिलिटी टू अर्न रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, दूसरी CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो, तीसरी सर उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स कंपनी के पास मेंटेन होते हो। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताएं। एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या कह रहा था हमसे? हमने कहा यूनिलीवर ने कहा भैया हमारे तो ऑपरेटिंग सेगमेंट 41 बनते हैं, सबको एक साथ क्या, सबकी अलग अलग चीजें बताएं,
स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 क्या कह रहा था? आप क्या कर दो? एग्रीगेट कर दो। सर एग्रीगेट करेंगे किस बेसिस पे? क्राइटेरिया। सर 5 चीजों पे करेंगे। हमने एग्रीगेशन की बेस पर साबुन, यूनिलीवर का साबुन लक्स, शैम्पू सनसिल्क, क्रीम फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, इनको क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। हमने कहा अगर 5 चीजों में भैया इन सेम है तो इनको कर दो। पहली चीज क्या थी? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमने कहा साबुन शैम्पू तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए यूज होते हैं, क्रीम है तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए यूज होती हैं, तो नेचर वाइज क्या है? सेम है। दूसरा हमने कहा प्रोडक्शन प्रोसेस, सब में ही केमिकल लेते हैं, कुछ मिक्सिंग अप करते हैं, कहीं भी लोहा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तीसरा टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सिमिलर हो। हमने कहा कि सर इंसान ही यूज करते हैं, यूनिलीवर का जानवरों का कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं आया। चौथी चीज हमने कहा सर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो, यूनिलीवर का सबके लिए सेम है। बड़े हाथियों को मतलब बड़े कस्टमर्स इम्तियाज और मेट्रो वगैरह को खुद बेचते हैं, छोटे के साथ क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। पांचवी चीज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कवानीन सेम हो। सर फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई थी, सीए और एसीसीए केएनएस के लिए ये भी सेम है। क्यों सर? क्योंकि हमने कहा, बच्चे ने कहा सर सब समझ में आता है, बाकी सब चीजें नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, सही है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब चीजें सेम है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसे सेम है? तो हमने कहा था ये नहीं कहा कि सर बिल्कुल सेम टू सेम हो, नेचर के हिसाब से सेम हो, मतलब सिमिलर। उनके जो कवानीन है इनके भी, सीए के भी ऐसे ही हैं तकरीबन, एसीसीए के ऐसे ही हैं कि आपको एक क्लास में बच्चे को फॉर एग्जांपल एज पर आईकेप गाइडलाइन हमने कहा कि कहा गया है कि भैया आपने कम से कम जो है ना FAR2 के 130 घंटे पढ़ाने हैं। कितने घंटे पढ़ाने? 130 घंटे पढ़ाने हैं। तो हमने कहा आईकेप कहता है, वैसे तो क्लास में पढ़ाते हैं 250, लेकिन मिनिमम कितने कह दिया? 130। तो हमने कहा सर ये चीजें अगर सेम हो तो इसका मतलब क्या है कि आप इनको क्लब कर दें। तो हमने कहा एग्रीगेशन क्राइटेरिया हो गया। अब आएंगे सर, आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर दिया, स्टैंडर्ड का बेस्ट है, बोला एग्रीगेट कर दो, हमने कहा वो भी कर दिया। अब डिस्क्लोज करना है, स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी भी डिस्क्लोज। हमने कहा अब क्या मसला है? उसने कहा कि स्टेप 3 पे आओ, अब इसको बनाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट, और उसके लिए कौन सा थ्रेशोल्ड होगा? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। अब यहां से आज हम कहानी शुरू करेंगे। सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों सबकी तरफ तवज्जो इधर। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, क्या चीज इसमें आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, अब सबने सुनना है और बड़े ही अच्छे से सुनना है। सर इसने कहा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कहता है कि भैया आप रेवेन्यू की बेस पे जाएं। किसकी बेस पे जाएं? दूसरा कहता है आप एसेट की बेस पे जाएं, और तीसरा कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये 3 थ्रेशोल्ड हैं। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे ना सर साजिद के साथ, तब भी आप देखेंगे कि सर मटीरियलिटी के भी यही थ्रेशोल्ड होते हैं। आप बड़े गौर से सुनना है मेरे नौजवानों। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमने कहा सर अब इसको जरा और एक्सप्लेन करें। बिल्कुल करते हैं, आ जाए। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, सही है सर? आ जाए सर।
सर बारिश के ऊपर शेर सुना है। ये देखें नॉर्मल क्लास चल रही है, इसकी फरमाइशें देखें। तुम हो साथ तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, तुम हो साथ तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है ये कोई बरसात थोड़ी है। ये सीए है यहाँ पर संभल कर चलना, क्योंकि सीए करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। आ जाए सर। अब तुम लोग को दिमाग में इसी से इतनी नफरत क्यों है भाई? हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? चले मैं अभी करवाता हूं। आ जाए सर। अब हम आगे आएंगे और अब हम पढ़ेंगे हाय 3 थ्रेशोल्ड। समरी पे आप आ जाएंगे, ग्रुप पे भी समरी मौजूद है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, जो क्योंकि मुझे लगता है कि काफी अब रिकॉर्डिंग वाली हो गई है हमारे पास, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको सर, क्योंकि ये इस दफा कैमरा जो है ये HD क्वालिटी कैमरा है, तो नॉर्मल कैमरा वेबकैम पहले होता था वो नहीं है, तो इसमें स्क्रीन शेयरिंग आपको रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों तो उसके लिए आपको हैंड आउट खोलने पड़ेंगे। सही है सर? तो आपके पास जो ग्रुप पे हैंड आउट्स होंगे, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए ऐलान करा, उनको वो हैंड आउट्स खोलने पड़ेंगे। सही है? हैंड आउट पे जो समरी है पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 है हमारे पास समरी, उस पे आएंगे, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड पढ़ेंगे। आ जाए सर। पहली चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, हमने कहा कर लिया, यूनिलीवर ने कहा 41 है। दूसरी चीज एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेशन के पास यूनिलीवर ने कहा 4 बचे। कितने बचे? 4 बचे। सही है सर? फिर हमने कहा इन 4 को डिस्क्लोज कर दे, स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा, अभी हम बताते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में से कोई एक भी मीट हो जाए ना तो आप क्या करोगे? डिस्क्लोज। हमने कहा आ जाए सर। कह रहा है पहली चीज, information is required to be disclosed separately about an operating segment that meets any of the following quantitative, any of the को अंडरलाइन कर लो। इसने कहा भैया इनमें से कोई भी एक, एंड वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं है, कोई भी एक जो है तुम्हें पास करना है। आई कैप कह दे, कैप 1 2 3 में से कोई भी एक पास कर लो, तीनों पास। सही है? लेकिन आई कैप ऐसा नहीं कहेगा, इसने कहा है इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल्स टू external customers and inter segment sales or transfers is 10% or more of the combined revenue internal and external of all ऑपरेटिंग सेगमेंट। सब बड़े गौर से सुनना सर। यहां पर इसने जब रेवेन्यू की बात की ना, तो इसने रेवेन्यू में 2 बात की, एक्सटर्नल, ये तो हमें समझ में आता है सर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो सेल्स होती है भाई कंपनी। इंटर सेगमेंट सेल्स क्या होती है? इंटर सेगमेंट या ट्रांसफर्स क्या होती है? जल्दी बताओ भाई, तो क्या लगाओ। एम्प्लॉयज को सेल्स करना है। अच्छा सर, हम यूनिलीवर में थे ना, तो यूनिलीवर जो ना ईद पे हमें आइसक्रीम बेचती थी। हाँ बेचती थी। यूनिलीवर कहती थी भैया ये देखो ये मार्केट में 1000 रुपए वाला है, ईद आ रही है, आइसक्रीम तो खानी होगी, क्या मतलब कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पिलाओगे मेहमानों को? सही है, जो साल में एक दफा आते हैं आप आइसक्रीम खिलाओ। 1000 वाला जो पैक था या पता नहीं 1800 वाला बोला, वो आपको देंगे 400 रुपए में। सही है? ऑडिटर तो बेचारे वो नहीं, तो अगर ऑडिटर आए हों वो तो पूरा साल इंतजार करते थे ऐसे मौकों का, है ना? तो होता था क्या ये है इसका मतलब? या बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनकी आउटलेट्स होती हैं, आप जाए ना भाई के जो है फैक्ट्री आउटलेट है, सही है, उसमें एम्प्लॉइज को होता है। मैंने नेशनल फूड्स का ऑडिट किया, तो नेशनल फूड्स के अंदर उन्होंने अपनी एक दुकान बनाई हुई है कि भाई एम्प्लॉइज हैं, आप जाते जाते यहाँ से लेकर के जाएं। क्या इसका मतलब ये है? तो फिर क्या है? ये नहीं है तो तुक्का लगाएं। देखिए तुक्का लगाना सीखें सर। आप लोगों को आईबी और लम्स के बराबर
टेक्निकली तो आप उनसे बहुत अच्छे हैं, लाना है तो आपको तुक्का मारना है, सीखें, तुक्का लगाएं। इंटर सेगमेंट पेरेंट सब्सिडी को बेच रही है, नहीं। आए सर मैं आपको इसकी कहानी, इसको आप लोग पढ़ेंगे, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है, अब पता नहीं नए सिलेबस में है नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग, उसमें एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा। सर एक कंपनी है, हमने कहा उसके पास प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो 4 डिपार्टमेंट्स में, कितने में, 4 डिपार्टमेंट्स में। टोटल कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्ट है 40 रुपए, कितनी कॉस्ट है 40 रुपए, और वो उसको बेचते हैं 40 रुपए का प्रॉफिट लग के। ये 40 रुपए कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 80 रुपए। अब सुनना, ए बी सी और डी। अब बड़ी कंपनी में क्या होता है, खास तौर पे ऑटोमोबाइल में बड़ा होता है, ये फाइनल डिपार्टमेंट होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसका कुछ और नाम, आखिरी होता है असेंबलिंग, और ये बेच देते हैं। जो डिपार्टमेंट डी है ये कस्टमर को बेच दे और ये बादशाह बन के फिरे कि बेचने वाले तो हम है ना। जैसे आप कहीं भी चले जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आज की दुनिया में है सेल्स बंदा, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है सेल्स का बंदा। वो कहता है बेटा मैंने अगर कोई चीज बिकवा के दी ना तो प्रोडक्शन वाले तू बनाएगा भी, मतलब तुझे अगले ऑर्डर्स आएंगे, मतलब मैं ऑर्डर ला के दूंगा तब तू बनाएगा ना, फाइनेंस वाले तो ही तू अकाउंटिंग करेगा। तो सेल्स का बंदा सबसे इंपॉर्टेंट है, सही है। हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है जिसका तो ये प्रोडक्शन की एग्जांपल दी, 4 डिपार्टमेंट है, डी वाले चौड़े होके फिरते हैं कि भाई हम असल में जो हम चीज फाइनल करते हैं ना वो बिकती है, असल में तो उसका फायदा है। तो बड़ी कंपनियों में इस जो 40 रुपए का प्रॉफिट है ना, 40 और 80 के बीच में जो ये 40 रुपए का प्रॉफिट है, सही है, इसको तोड़ दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे बेचो, दूसरे डिपार्टमेंट को किस पे बेचो, प्रॉफिट पे बेचो। सपोज करें डिपार्टमेंट ए है, उसने अब ये इनकी कॉस्ट है और ये इनका प्रॉफिट है, सही। डिपार्टमेंट ए है, उसने कॉस्ट लगाई कितने की, 10 की, प्रॉफिट उसने रखा 10 का, उसने आगे चीज कितने में बेची, ये बी को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बी को। बी ने इससे 20 की खरीदी, बी की कॉस्ट कितनी हुई 20, बी ने भी अपना प्रॉफिट कितना रखा 10, कितनी हो गई 30। फिर आए सी, हमने कहा ये कितनी हुई 30, और इसकी कॉस्ट 30 की हुई, इसने कितने का प्रॉफिट रखा 10 का। अब हमने कहा कि भैया ये कितने का हो गया 40, है ना सर। अब देखें हो क्या रहा है, इसकी कॉस्ट, इसमें इसने क्या शामिल कर लिया, अपना प्रॉफिट। इसने अब डिपार्टमेंट ए कहेगा मेरी अपनी सेल्स है, तो डिपार्टमेंट ए की परफॉर्मेंस मेजर करने में आसानी होगी। कितने की चीज 20, डिपार्टमेंट बी ने कहा मेरी परचेज कितनी है 20, मैंने इसके ऊपर 20 की चीज के ऊपर मैंने 10 का काम किया। अच्छा अब इधर एक और चीज भी देख लो, हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं इसको यूं प्रॉफिट को हटा रहा हूं। हमने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देते हैं और फर्दर कॉस्ट, डिपार्टमेंट की अपनी भी कॉस्ट आई होगी, है ना सर, और हमने कहा आप प्रॉफिट ऐड करते हैं। इधर देखिएगा सर, ये बहुत सबसे टेक्निकल चीजें एक दो ये स्टैंडर्ड में, 10 की अपनी कॉस्ट, इसकी तो कोई फर्दर कॉस्ट ही नहीं, इसकी तो वही है, प्रॉफिट 10 का, इसने बेच दिया 20 में। सर इसकी अपनी कॉस्ट कितने की है 20 की, इसने 20 की कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट, ए से जो खरीदा है, इसने अपना कितना लगाया 10, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30, इसने फिर मजीद 10 का अपना प्रॉफिट लगाया, टोटल 40 में किसको बेच दिया सी। अब मुझे बताओ सी की अपनी कॉस्ट कितनी है 40, और फर्दर सी ने भी अपनी कितने की कॉस्ट लगाई 10 की, सी के पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 40 वो जो बी ने उसको चार्ज की, 10 वो जो फर्दर लगी 50, प्रॉफिट कितना रखा गया 10, टोटल 60। अब डी के पास आते हैं, हमने कहा भाई डी के पास 60 की तो कॉस्ट पड़ी, फर्दर कॉस्ट कितनी लगी 10, 70, इसने प्रॉफिट कितना रखा, टोटल कस्टमर को कितने में चले गया। अब सर देखें हुआ क्या, ये जो प्रॉफिट था 40 का ये सारे डिपार्टमेंट्स में बट गया,
सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा बड़ी कंपनियां करती हैं ताकि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर की जा सके कि यार हर डिपार्टमेंट कितनी तेजी से, डिपार्टमेंट्स के टारगेट होते हैं कि डिपार्टमेंट ए साल के दौरान आपको डिपार्टमेंट बी को 200 मिलियन की सेल्स करनी है, इससे कम पे तो गुजारा भी नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट्स के टारगेट्स होते हैं। सही है सर? तो यहां पर जो इसने इंटर सेगमेंट ट्रांसफर कहा ना, तो ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ये वैल्यूज हैं जिसके ऊपर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेच रहा है। सही है सर? तो इसने कहा, अब आओ फिर से, इसने कहा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का पहला क्राइटेरिया क्या है कि भाई उसको डिस्क्लोज करो, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जिसका रेवेन्यू सारे सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। तो हमने कहा रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, अब सुनना, एग्जामिनर ने एक दफा इसमें शरारत की, एग्जामिनर ने दिया और बच्चों ने कैलकुलेट किया 9.95%। रेवेन्यू कितना है? अब मुझे बताओ कि सर ये जो 9.95% का रेवेन्यू है, क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 10 अज्यूम कर लूं? कर सकता हूं? नहीं? कितने लोग कह रहे हैं सर नहीं कर सकता, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर कर सकता हूं? सर नहीं कर सकता। याद रखें 10% का मतलब क्या है कि मिनिमम, नो राउंडिंग ऑफ। एग्जामिनर तो उस जगह लाकर खेलते हैं ना जहां पर आप कंफ्यूज हो। सही है सर? आ जाए। अब सर ये क्राइटेरिया क्या है कि सेगमेंट का रेवेन्यू इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के पूरी कंपनी के रेवेन्यू का कितना हो? 10% या उससे, और इंटरनल रेवेन्यू से क्या मुरादे? एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को जो सेल्स होती है। और यूजुअली ये होता है क्यों सर? एक और एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। तुम्हें पता है वो जो नूडल्स है और जो कॉर्नेटो का कोन है, इन दोनों में जो इनिशियल रॉ मटेरियल होता है ना वो सेम होता है। सही है सर? इनिशियल रॉ मटेरियल जो आटा मैदा जो भी होता है वो सेम होता है। तो उनकी पहले प्रोसेसिंग सेम होती है और उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है, फूड्स के पास चले जाता है नूडल्स के लिए, और यूनिलीवर के आइसक्रीम वॉल्स के पास चले जाता है कॉर्नेटो के कोन के लिए। सही है सर? तो अब बेसिकली वो मशीन लगी हुई है आइसक्रीम के पास, लेकिन आइसक्रीम वो जो नूडल्स के लिए देता है आटा मैदा, वो ऐसे ही नहीं देता, वो पैसे लेता है, प्रॉफिट कमाता है फूड से। सही है सर? ये यूनिलीवर का है कि भाई आइसक्रीम को पता चले कि इतना हमने भी कमा करके दिया है। सही है? और फूड्स को पता चले कि ये जो तुम्हें पीछे से चीज आ रही है ये फ्री में नहीं आ रही। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आसानी हो जाती है। आए मेरे बच्चों, अब एक सवाल देखते हैं, प्रैक्टिकल सवाल। अब आ गए हम सवालात पे। कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to Hassan Khanani, a company with 5 divisions of operations, wood, furniture, veneer क्या होता है? ए लेवल्स वाले कहाँ हैं? हाँ सर, लकड़ी के ऊपर, जिसको हम शायद उर्दू में या वैसे नॉर्मल फॉर्मिका कहते हैं, जो लकड़ी के ऊपर एक पतली सी वो है कोई चादर से इसके ऊपर शायद लगी हुई, रॉ लकड़ी तो नहीं है ना ये। तो हमने कहा सर जो लकड़ी के ऊपर, टेबल के ऊपर एक हल्का सा एक वो जो अजीब से कलर की डिजाइन है, चीते कलर की डिजाइन वगैरह होती है, वो वनीर। सही है सर? तो हमने कहा वुड इनकी डिवीजन है, फर्नीचर है, वनीर है और वेस्ट और अदर। टोटल इसने हमें बता दिया। अब कह रहा है विच ऑफ दी बिजनेस सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS 8। इसने कहा भैया बताओ इनमें से कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है अंडर IFRS 8। अब कॉपी कोई नहीं करेगा, सवाल आप सबके सामने होगा, पेज नंबर 3।
जब तक मैं ना कहूं कॉपी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1, एक और चीज करो मेरे बच्चे, अगर नहीं करते थे स्मार्ट स्टडी पे जाना है मेरा बच्चा, में पास होना है तो स्मार्ट स्टडी इज दी की। सर यहां पर आप रजिस्टर में पेज नंबर रेफरेंस दें ताकि आपको ढूंढने में रजिस्टर को पेज नंबर देना शुरू करें, पहला पेज, दूसरा पेज। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब जो हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इसके आगे लिख लें कि रजिस्टर के इस पेज पर है। सही है सर। हैंड आउट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सपोज फिर लिख दें पेज नंबर 2 पे, आपको रेफरेंसिंग में आसानी होगी। बाकी लर्निंग आउटकम वगैरह तो मैं लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। अब सर याद रखें, आंसर का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ऐसा हो कि जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो। क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम सीखेंगे कैसा फॉर्मेट हो। अब सुनना, आपने आंसर का फॉर्मेट कैसे करना है इसका याद रखो। इसमें 2 ही तरह के सवाल यूजुअली आएंगे, तीसरा आ सकता है लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा। पहला होगा कि मुझे आइडेंटिफाई करके दे दो कौन कौन से सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। दूसरा होगा डिस्क्लोजर बता कर दे दो। हमें पता होना चाहिए कैसा सवाल पूछेगा। फॉर्मेट्स कौन कौन से रिपोर्टर हैं, दूसरा डिस्क्लोजर। लेकिन आईकेप तो शरारती है, उसने कहा तीसरा एक और पूछूंगा। आईकेप ने एक सवाल पूछा इसके ऊपर, करेंगे इंशाल्लाह। उसने डिस्क्लोजर बना के दे दिया, बोला इसमें गलतियां बता दो। सही, उसने कहा डिस्क्लोजर बना के मैंने दे दिया, इसमें क्या करोगे, गलतियां बता दो। तो मतलब, लेकिन देखा जाए तो वो भी डिस्क्लोजर का ही सवाल था, तो आपको इसमें डिस्क्लोजर आना चाहिए और सवाल। अब सवाल ऐसे करना है कि पेपर में टाइम बचे। सर आप लोगों के पेपर पूरे नहीं होते ना सर, टाइम हम सबके साथ इश्यू होता है। तो आए थ्रेशोल्ड्स पे आता हूं। 3 थ्रेशोल्ड है। पहला थ्रेशोल्ड कौन सा है, रेवेन्यू। अब आपने कहा सर रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्या कहता है कि तमाम सेगमेंट का अगर 10% या उससे ज्यादा सेगमेंट का रेवेन्यू है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल। अभी कॉपी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आते हैं सर, अब हमने कहा हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं तमाम सेगमेंट्स का। कितना है टोटल, 650 दिया हुआ है आपको सवाल में टोटल वाले कॉलम में, और इंटर सेगमेंट भी लेना है। कितना हो गया, 48। टोटल कितना हो गया, 698। अब मुझे बताएं कि सर 698 का 10% कितना हुआ, 69 अब इसने कहा हर वो सेगमेंट जिसका रेवेन्यू 69.8 या उससे ज्यादा है उसको क्या करोगे, रिपोर्टेबल बना दोगे। अभी कॉपी नहीं करना है, बोर्ड पे देखना है बच्चों। सेगमेंट, हमने कहा सेगमेंट कौन सा है ये देखते हैं। फिर हमने कहा इसका रेवेन्यू। फिर हम यहां पर लिखेंगे एसेट्स। यहां पर मैंने 2-3 लाइनें छोड़ी हैं क्योंकि पूरा सवाल हम करेंगे, फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं, आंसर का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस, और फिर हम लिखेंगे रिपोर्टेबल बेसिस। अब इधर देख लेना, ये आपको पेपर में इसी तरीके से जाना है, आ जाए, कॉपी नहीं। आज की क्लास में शायद अल्लाह ने चाहता हूं शायद पास पेपर का सवाल भी कर ले। हमने कहा सेगमेंट, पहला सेगमेंट कौन सा था, वुड। दूसरा फर्नीचर। तीसरा वनीर। चौथा वेस्ट और अदर्स। सर मुझे सबका रेवेन्यू बताते जाए, टोटल इंटरनल और वो दोनों मिला के। वुड का कितना है, 258। फर्नीचर 258। वनीर 60। वेस्ट 60। अदर्स 60। अब आपने कहा यहाँ पर मेरा थ्रेशोल्ड कितना था, अगर 69.8 या उससे ज्यादा हुआ तो मैं क्या करूंगा,
तो इसको करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, इसको करेंगे। यस सर, हमने कहा ये रिपोर्टेबल है वुड रेवेन्यू की बेसिस पर। फिर हमने कहा फर्नीचर भी किसकी बेसिस पर है? रेवेन्यू की बेसिस पर। सर वनीर, वेस्ट और अदर्स का क्या हुआ? नहीं है सर, ये इनकी पहली अटेम्प्ट लग गई। अब ये जाएंगे अगली अटेम्प्ट में। ये दो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, अब ये जाएंगे तीनों अगली अटेम्प्ट में। वो अगली अटेम्प्ट किसकी है? एसिड की है। कॉपी करने फिर आगे बढ़ते हैं। सर देखें, दोबारा बता देते हैं। हमने कहा रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्या था? 10% होना चाहिए टोटल रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ ऑल सेगमेंट 69.8। रेवेन्यू की बेस पे हमने देखा वुड और फर्नीचर का तो 69.8 से ज्यादा है, बाकियों का 69.8 से कम है। तो हमने कहा वनीड, वेस्ट और अदर्स का क्या हुआ? अटेम्प्ट लग गई। ये तीनों पहली अटेम्प्ट में पास नहीं हो सके, ये दोनों ने पहली अटेम्प्ट में पास कर लिया। सर वुड और फर्नीचर सेपरेटली रिपोर्ट होंगे। अब वुड और फर्नीचर के हम पर फर्ज हो गया है कि हम इनकी रिपोर्टिंग क्या करें? अलग अलग करें। ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन और आवाज सही है? ना हमने एग्जांपल में भी कॉस्ट प्लस वो किया था बेटा। 48 का प्रॉफिट इंटरनल है, इंटरनल सेगमेंट सेल्स है। प्रॉफिट हमें कंप्यूट नहीं करना बच्चा। अच्छा बच्चों, एक बच्चे का सवाल है सर के ऑनलाइन में, एक बच्चे का सवाल है सर वुड और फर्नीचर तो एक ही नेचर है, लेकिन हमने कहा सर वो 5 क्राइटेरिया हैं। हो सकता है, अब सुनिएगा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है वुड हम कंपनीज को बेचते हो और फर्नीचर आम इंसानों को, कस्टमर्स को, वॉक इन, तो ये नेचर ऑफ कस्टमर से चेंज हो गई ना, तो हम कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया था कल की क्लास में? सर ये मुझे पता है कौन सी चीजें अभी तक अनटेस्टेड है। इकोनॉमिक, ये जो क्राइटेरिया है ना, एग्रीगेशन क्राइटेरिया, ये अब तक एग्जामिनर ने टेस्ट, इसके ऊपर मेरा एक सवाल मौजूद है जो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे लगता है पेपर में अगर आया तो ये चीज आएगी। आए, अब आगे बढ़ता हूं। स्टैंडर्ड कह रहा है कि इंटरनल रेवेन्यू को ऐड करना है। जैन बेटा, स्टैंडर्ड ने कहा इंटरनल को भी देखो कि रेवेन्यू उसका कितना, इंटरनल को भी बेच रहा है तो कुछ तो उसकी अहमियत है ना। सर इसका मतलब ये है कि वुड और फर्नीचर रिपोर्टेबल हो गए। वुड और फर्नीचर की अभी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब चीजें हमें अलग से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिस्क्लोज करने हैं। सही है सर? पीएनएल में तो कंबाइन आएंगे, लेकिन इस आईएएस का कल हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, क्या ऑब्जेक्टिव है कि सर ये आईएएस हमें कहता है कि भैया शेयर होल्डर को बताओ सेगमेंट वाइज डिटेल्स, उसको पता तो चले, यूनिलीवर के शेयर को पता तो चले कि लक्स नहीं चल रहा, बवाम जम्स प्रोटेक्शन पे आ गई है, डिटॉल पे चली गई है, सेफगार्ड पे जा रही है। सही है? तो उसके शेयर होल्डर को पता चलना जरूरी है। आए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा सर पहली अटेम्प्ट लग गई वनीर, वेस्ट और अदर्स, अब ये पास नहीं हो पाए। एसिड के पास अब ये गए। हमने कहा एसिड का क्राइटेरिया पढ़ते हैं। एसिड का क्राइटेरिया क्या है? आ जाए सर, ये एग्जामिनर का फेवरेट भी है और वन ऑफ द इजीएस्ट भी है, और मैंने आपको कल बता दिया था इसकी जोड़ी सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के साथ बन सकती है। चलें सर आगे आते हैं। अब हम आ रहे हैं फिर से समरी पे, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में हमने पहला वाला जो डैश वाला पॉइंट था वो पढ़ लिया, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू वाला। दूसरा अभी हम छोड़ देंगे।
तीसरे पे आएंगे, इट्स एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल रिपोर्टिंग। उसने कहा भैया जैसे रेवेन्यू को तुमने 10% देखा है, एसेट को भी क्या देखोगे? 10% या उससे ज्यादा। सही है सर। अब आए इसी सवाल में, वनीर वाले सवाल के अंदर ही हमने कहा हम देख लेते हैं एसेट्स कितने के हैं, टोटल एसेट्स कितने के? 10,200। हमने कहा टोटल एसेट्स कितने के हैं? 10,200 मल्टीप्लाई बाई 10%। तो एसेट्स अगर 1020 से ज्यादा के हुए तो रिपोर्टेबल हैं। अब आए सर हम एसेट्स देखते हैं किस सेगमेंट के कितने के हैं। आए सर बताते जाएं। हमने कहा 4,900, 4,100, 200, 400, 600। सर क्या दूसरी अटेम्प्ट में पास हो पाए ये लोग? हमने कहा ये दोनों ने तफरी में वापसी पेपर दिया फिर पास, है ना, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा सर अब सुनिएगा एक चीज, देखिए मुझे है ना एज अ टीचर आपको सारे एंगल कवर कराने। हमारा आईक्यूब जो है ना इंतहाई एक शरारती है। क्यों सर? ये समझ में आ गया आपको कि सर यहाँ पर हमने क्या किया? देखा भाई 1020 से किसके ज्यादा है? वुड और फर्नीचर के ज्यादा है, इन तीनों के ज्यादा नहीं है। सर हमारा आईक्यूब शरारती है, क्या मतलब सर? सुनिएगा भाई, आईक्यूब जो है ना एक सवाल उसने दिया, जो एक सवाल आया देखेंगे अभी। उसने कहा मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बता दो। यहां तक तो सही था। उसने कहा और मुझे बेसिस भी बताओ कि वो किस किस बेसिस पे रिपोर्टेबल है, वो किस किस बेसिस पे। सर अगर ये मुझे सिर्फ ये कहता ना कि मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट बताओ, तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट के केस में मैं रेवेन्यू के बाद एसेट के लिए इनको टेस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर वो ये कह देना कि मुझे बेसिस बताओ कि किस बेस के ऊपर ये रिपोर्टेबल है, तो मैंने कहा ये रेवेन्यू की बेस पर भी है ये एसेट्स। और आईक्यूब ने उसके कमेंट्स में कहा, पढ़ाऊंगा, उसने कहा कि भैया बच्चा जो है उसने एसेट मतलब रिपोर्टेबल बेसिस को जिक्र नहीं किया। और इसके आईक्यूब ने 8 में से 3 मार्क्स रखे थे। सही है सर कि सिर्फ ये बेसिस बताने के कितने मार्क्स थे? 3 मार्क्स। तो आप समझे आईक्यूब को और आईक्यूब की रिक्वायरमेंट को। तो हमने कहा सर ये एसेट वाला क्राइटेरिया हो गया क्लियर। अब हमने कहा आखिरी अटेम्प्ट, यहां पर 3 ही अटेम्प्ट है, इसके बाद डिस्क्वालीफाई। आखिरी अटेम्प्ट कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर याद रखिएगा ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है, सबसे ज्यादा टेक्निकल। क्यों? इसलिए मेरा बच्चा क्योंकि सर इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस मैथ्स इन्वॉल्व है। आए सर सबकी तवज्जो, फुल तवज्जो। अब मैं फिर समरी पे आ रहा हूं। और पढ़ते हैं और पहले इसका उर्दू तर्जुमा आप लोग मुझे बताएंगे। समरी में वही हमारा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस is 10% or more of the greater in absolute amount of the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss and the combined reported loss of all reporting segments that reported a loss। कहना क्या चाहते हो? बताएं सर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं? सही है,
सही बोला तूने, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर। अगर सर हम लोग टोटल प्रॉफिट जो हमारे सेगमेंट्स के उसका 10% लेते हैं और टोटल लॉस जो उसका 10% लेंगे, तो हम इसकी आय अमाउंट होगी वो हम लोग रिपोर्ट करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात शायद तो मिस कर रहा है कोई और। नौजवानों तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, तुक्का। सर यहाँ पर एक वर्ड है जिसको इसने कहा है एब्सोल्यूट। क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट का? साइन को मारो गोली। क्या मतलब होता है साइन को मारो गोली? इसने कहा साइन को गोली मारो और उसके बाद देखो जिन सेगमेंट्स का प्रॉफिट है, जिनका लॉस है, साइन को इग्नोर करके जिनका प्रॉफिट है, जिनका लॉस है, तो प्रॉफिट वाले सेगमेंट्स का टोटल करो, लॉस वाले सेगमेंट्स का टोटल करो और आप फिर उसको चेक करो, उसमें से जो हायर हो उसका 10% हो और उसको इंडिविजुअल सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करो। समझे? नहीं, मुझे वो अक्षय कुमार याद आ रहा है। तू समझा? नहीं समझा? आ जाए। तो सर नहीं समझे आप लोग, सवाल करेंगे तो आप लोग समझेंगे। आए सर, सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए 4 सवाल हमने डाले हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है। कुछ बच्चे शायद समझ गए हो, कुछ बच्चे ना समझे। आसान अल्फाज में करेंगे क्योंकि सर ये एक वाहिद टेक्निकलिटी है, यकीन माने। इसकी अकाउंटिंग में, डिस्क्लोजर में शायद 1-2 है, अकाउंटिंग में एक वाहिद है। आए सर, यूं देखें ए नौजवानों, यूं देखो, इसने कहा साइन को करो इग्नोर, इग्नोर साइन एंड कंप्यूट sum of profits and sum of losses. फिर आपने क्या करना है? आपने उठाना है हायर ऑफ sum of profits और sum of losses, और फिर क्या करना है? सही है सर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, देन टेक 10% ऑफ हायर अबव एंड कंपेयर विद व्हाट? इंडिविजुअल सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस। अब सर सुन लेना, नौजवानों की बड़ी जमात सुनना, ये मैंने आपको रूल बना दिया। कोई टेंशन की बात नहीं, समझ में आई नहीं है अभी हम आपको समझाएंगे, 2 मिनट में समझ में आएगा। सही है सर? ओके अब्दुल वदूद, आ जाए सर, आ जाए। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे है। 3 क्वेश्चन नंबर जिनके पास हैंड आउट है वो हैंड आउट में ही कर लेंगे, बाकी लोग इतनी जगह छोड़ करके आगे करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपको समझाने के लिए मैंने डाला है। सर ये कॉपी कर लेना, बाद में कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ इसको अभी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to a quoted company with 5 division of operations। अब देख लो सर, प्रॉफिट वाली डिविजन्स का टोटल कितना है और लॉस वाली का 40। नौजवानों अब इधर देखो नौजवानों, इसने कहा इस पॉइंट को अब हम यहां पर डालेंगे और इसने कहा कि तुम देखा जाए तो लॉस 40 का मतलब है -40। उसने कहा इसको इग्नोर करो,
इसने कहा तुम्हारी 5 डिवीजन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और 5 में से 4 का क्या है, प्रॉफिट है, और 1 का क्या है, लॉस। साइन को इग्नोर करो। और इसने कहा हायर लो साइन को इग्नोर करते कि इन दोनों में से सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, सम ऑफ प्रॉफिट्स है 100 और सम ऑफ लॉसेस कितना है, सम ऑफ लॉसेस है 40। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है, प्रॉफिट। इसका लो 10%, इसका कितना लो, इसका 10% लो, और वो कितना बना, तो अब इसके 10% को 110 का 10% 11, इसको कंपेयर करो किससे, इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से। लेकिन यहां पर भी साइड को क्या इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। हमने कहा अब हमारे पास फिगर क्या है, 11। ये फिगर कितनी आ गई, 11। 4 डिवीजन का प्रॉफिट 110, 1 का लॉस 40। अगर ये ज्यादा होता ना नंबर तो मैं इसको ले लेता। फिगर कितनी आ गई, 11। अब आओ, अब ये शख्स हमसे क्या कह रहा है, अब सवाल पे आ जाओ फिर से। सर डिवीजन 1 का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10। क्या इसको रिपोर्टेबल करेंगे, नो। डिवीजन 1 रिपोर्टेबल नहीं होगी, तो नौजवानों इसके आगे आप लोग लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे भाई, ये रिपोर्टेबल ही नहीं है। सही है सर। फिर आगे आते हैं, डिवीजन 2 रिपोर्टेबल है, यस सर। डिवीजन 3 रिपोर्टेबल है, यस या नो, यस। क्योंकि सर साइन को क्या करना है, नंबर को खाली देखना है, तो हमने कहा रिपोर्टेबल है। डिवीजन 4 रिपोर्टेबल है, डिवीजन 5 यस सर, डिवीजन 4 भी रिपोर्टेबल है, और डिवीजन 5 भी रिपोर्टेबल है। तो हमने कहा अगर हम साइन को इग्नोर करें तो 2, 3, 4, 5 रिपोर्टेबल हैं। आर वी क्लियर? अब आए सर इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ये भी आपने खुद करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपने भी अगर क्लियर है तो लिखना है सीसी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ हसन खानानी कंपनी विद 5 डिवीजन। इसमें मुझे बताएं सम ऑफ प्रॉफिट लेंगे, सम ऑफ लॉस लेंगे। सर प्रॉफिट्स कितने के हैं? 110। लॉसेस कितने के हैं? 90। तो सर अगर मैं यहां पर डालूं 110 और 90 तो हायर क्या हुआ? 11 की फिगर फिर आ गई। अब आपने इंडिविजुअल सेगमेंट्स को देखना है और देखना है कि वो रिपोर्टेबल है या नहीं है। तो हमने कहा सारे रिपोर्टेबल बन रहे हैं। डिवीजन ए 13 का प्रॉफिट है, 11 से ज्यादा है। बी का कितने का है? 22 का। इसका 90, 30 और 45। आर वी क्लियर? सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट्स लूंगा लॉसेस लूंगा? लॉसेस 110। तो ये भी कितना आ जाएगा? 11। तो हमने कहा यहां पर सब रिपोर्टेबल हैं। सर सब रिपोर्टेबल है क्योंकि नंबर 11 से डिवीजन 1 का प्रॉफिट भी ज्यादा है और 4 और 5 का लॉस भी नंबर के हिसाब से क्या है? ज्यादा है। सर इतना आसान है? यस सर। अब आते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आते हैं हमारे उन 3 लोगों पर जिनकी कौन सी अटेम्प्ट है? आखिरी अटेम्प्ट है। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें किसी में लॉस आ रहा है क्या? नहीं सर, सबका रिपोर्टेड प्रॉफिट है। ऐसा ही है तो लॉस का तो क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल ही पैदा। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 120। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? लॉस तो है ही नहीं। कितने का प्रॉफिट आया? 120 का 10%। अच्छा 130।
130 का 10% 13। अब आए सर, प्रॉफिट के हिसाब से हमारा थ्रेशोल्ड क्या बन गया? प्रॉफिट के हिसाब से हमारा थ्रेशोल्ड कितना है? 13 है ना सर। 130 का, अब सर इसका प्रॉफिट बताएं कितना है? 54, 45, 12, ये बेचारा 49 पे फेल हो गया है ना सर। वनीर किस पे फेल हुआ? 49 पे फेल। 13 चाहिए था और कितना बना इसका? 12। तो हमने कहा तीसरी अटेम्प्ट इन दोनों ने फिर तफरी में दी और फिर पेपर, लेकिन हमने कहा ये जो बेचारे 3 हैं, कौन से 3? ये डिस्क्वालीफाई हो गए है ना सर। तो हमने कहा ये जो 3 हैं ये तीनों क्या हो गए? नॉट रिपोर्टेबल। सर ये क्या हो गए? नॉट रिपोर्टेबल। सर ये इतना आसान है? यस सर। तो सर ये कॉपी करे मेरा बच्चा। स्क्रीन सबको क्लियर है? तुम्हें तो होगी बेटा, ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूं। क्वेश्चन एकदम बेटा ग्रुप पे वैसे है, लेकिन क्वेश्चन भी देख लें आप लोग। अरे जल्दी आ गए आज, खैरियत? ट्रैफिक में आ जाएं सर, आ जाएं। जी बेटा, एक बच्चे का सवाल है, सर प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर किसी की इंडिविजुअल वैल्यू 13 होती तो बिल्कुल 13 वाला हो जाता। बढ़ जाएं आगे। कर लिया कॉपी आपने? आसान है? उफ, एक हमारे दोस्त ने एक सवाल पूछा है कि सर दोनों का सेम आ जाए, मतलब ये 130 और 130 आ जाए तो कौन सा लेंगे? टॉस। बराबर है तो सर एक ही बात है ना, अल्लाह के वली। सही है सर। तो हमने कहा नहीं सर कोई मसला नहीं, आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं। सही है। तो हमने कहा चले सर आगे आते हैं, आगे आते हैं। सर एक बचा बोला रिपोर्टिंग में वजह कौन सी बताएंगे? बता देंगे प्रॉफिट और लॉस। सही है, यहां पर लिख देंगे मेरा बच्चा प्रॉफिट और लॉस। आए आगे बढ़ रहा हूं मेरा बच्चा, आप सुनिएगा। अब एक सवाल आप लोग करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मजीद।
सर हैंड आउट पे आ जाएं, पेज नंबर 7 स्टडी टेक्स्ट में एक सवाल है। और सर पेज नंबर 7 का सवाल है। इसका सवाल करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा ना लगे। पेपर में ऐसा ही सवाल आ सकता है। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13। 5 सेगमेंट है यहाँ पर भी। लाइबिलिटीज भी दी हुई है सर यहाँ पे। क्यों दी हुई है? आपको गुमराह करने के लिए, है ना सर? किसके लिए? वैसे ये डिस्क्लोजर में हेल्पफुल होती है, लेकिन अभी तो हम डिस्क्लोजर पे जा ही नहीं रहे। जी हसीब, कोई सवाल बेटा? चलें सर, जल्दी जल्दी देखें, टाइम बाउंड होके क्लास में सवाल करना है सर। सर अपने आप को देखें, घड़ी लगा के टाइम करेंगे, मतलब 5 मिनट तो 5 मिनट, जल्दी। पड़ोसी तो आपको बताए कौन है आपका? दुश्मन। ये आपको गुमराह करेगा, है ना सर? फिर से बताओ, हैंडआउट किस किस के पास नहीं है? यार इसकी 5 कॉपीज करवाने हैं। बच्चे थोड़े कम है। कहाँ जा रहे हो? तो अभी एक सवाल करोगे, आ जाएगा। हाँ हाँ, वो सवाल कराऊंगा। बारिश की वजह था, बारिश था मेरे ख्याल में। ऑनलाइन फिजिकल मिला के होंगे 105 110। अच्छा मिला है, क्योंकि 55 बैठे 56 बैठे हैं ऑनलाइन, बाकी मेरे ख्याल में 60 50 60 होंगे, तो 110 115 नहीं। मुझे बच्चों के मैसेजेस आ गए सर, चल ना वो है तो रिकॉर्डिंग बूस्ट कर दूंगा, प्लेलिस्ट बन गई ना आज सी स्टार पे डालेंगे कि हाई एचडी क्वालिटी। तो मुझे आज का टेंशन नहीं, मुझे टेंशन था काशिफ भाई का। जी बच्चों, डन एंड डस्टेड या ओनली डस्टेड? कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं? सर बी के अलावा सब हैं? पक्की बात है?
ऑनलाइन वालों, एक बंदा कह रहा है सर सब है, बी भी है, बस पास कर दो, सिंध हुकूमत। चले मेरा बच्चा आ जाए। सर क्या कहा हमने सर, कल पढ़ा था, पहले देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, फिर क्या देखो एग्रीगेट, तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव सेगमेंट का रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट और एक्सटर्नल 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए तमाम सेगमेंट, एसेट 10% या उससे ज्यादा। प्रॉफिट और लॉस में क्या पढ़ा, सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ लॉसेस, साइन को इग्नोर करके जो भी हायर होगा उसका 10% इंडिविजुअल से। तो आए सर, आंसर का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें फुजूल की लंबी करता है, आपने लंबी नहीं करनी है, आपने फॉर्मेट यही लिखना है, थ्रेशोल्ड और सेगमेंट। अब आए सर इस सवाल में देखते हैं के ए बी सी डी ई, हमने कहा सर ये चार चीजें आ गई, ए बी सी डी ई, चले सर अब इधर देख ले नौजवानों, पहले हमने कहा सर रेवेन्यू कितना है टोटल इस सवाल में, इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर के इसने हमें बता दिया, इतना अच्छा आदमी है, 1288 1288 1288 का 10% कितना हुआ 128.8। तो हमने कहा जिसका रेवेन्यू एबीसीडी में से 128.8 से ज्यादा होगा उसको हम क्या बनाएंगे, रिपोर्टेबल। हमने कहा ए का बताओ, टोटल रेवेन्यू 743, बी का 300, 35, 40, 128, ये भी 49 पे फेल होगा। सर क्या रिपोर्टेबल रेवेन्यू की बेस पर कौन कौन से सेगमेंट्स हैं रिपोर्टेबल, ये जिनके पास हैंडआउट नहीं है, ए और सी। तो हमने कहा ये रेवेन्यू की बेस पर है और ये सी रेवेन्यू की बेस पर है। सर अगली अटेम्प्ट किसकी लगी, बी डी ई की। आए सर एसेट्स कितने थे यहाँ पे हमारे पास टोटल 570, उसका 10% 57.5। सर 57.5 और हमने कहा कि सर इसके मुझे एसेट्स बताते जाए सबके। 50। हमने कहा सर ए तो रिपोर्टेबल किसकी बेसिस पर बन रहा है, एसिड की बेस पर भी है, बी है, सी भी है, डी ने भी सर दूसरी अटेम्प्ट में पेपर निकाल लिया है ना। अब हमने कहा कौन से दो बच्चे जो तीसरे अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, बी और ई। आए अब बी और ई को देखते हैं। सर अब यहां पर देखें वाला रूल आएगा, नेट इसने हमें सवाल पे प्रॉफिट कितना बताया हुआ है 200 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 200, लेकिन क्या हमें नेट फिगर को लेना है, हमें साइन को इग्नोर करके सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉसेस को लेना है। तो सर मुझे बताएं कि सर साइन को हमने किया इग्नोर, और मुझे बताएं प्रॉफिट कौन कौन से सेगमेंट में, ए सी और इनके प्रॉफिट मुझे बताते जाएं।
10 कितना हो गया भैया? 285। और लॉस किस किस में? साइन को इग्नोर करना है। कितना लॉस है? 80। सर हायर क्या है? 280। अब इसका 10% लेकर इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस आए। हो एसेट्स क्यों मिटा दिए? 57.5 आए सर, आगे आते हैं। 285 का कितना हुआ? अब हमें देखना है सर इनका प्रॉफिट या लॉस क्या है। अब साइन को क्या करना है? 194, 22, 10 और 63। तो सर हमने जब ये सब किया तो हमें पता चला कि हमारे पास बी तो बिल्कुल फारिग हो गया है ना सर, डिस्क्वालीफाई। सर मुझे बताएं ए है प्रॉफिट की बेस पे? यस सर। डी नहीं है, है ना? तो लिख देंगे नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। अब सी, यस सर, प्रॉफिट की बेस पे। ये है प्रॉफिट की बेस पे। ई आ गया, हमने कहा ये आ गया। या तो हमने कहा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? ए, सी, डी और ई। बी नहीं है, बी नहीं है। सही है सर। ये हमने थ्रेशोल्ड पढ़ लिया कि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड हमें क्या कहते हैं जी। स्टैंडर्ड है तो पूरे पोर्टेबल है सर। अब देखना है इसका मतलब क्या है। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा, लेकिन क्या हर रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा? यस सर। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल। तुम ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, तुम्हें एग्रीगेट भी करके देख लिया, इसके बावजूद भी हो सकता है हम तुम्हें रिपोर्ट ना करें। अब स्टैंडर्ड किसके पीछे लॉजिक क्या है? स्टैंडर्ड का भाई तुम जिसको रिपोर्टेबल कह रहे हो वो मटेरियल भी तो होना चाहिए। अब एक चीज जो रेवेन्यू का 10% नहीं है, एसेट का 10% नहीं है, प्रॉफिट या लॉस का 10% नहीं है, तो उसको रिपोर्ट करने का फायदा भी क्या है? तो याद रखना स्टैंडर्ड क्या कहता है कि रिपोर्टेबल उसको करो जो क्या है, मटेरियल है। चले सर अब आएंगे और कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। यहां तक किसी का कोई भी सवाल? बेटा डी नहीं है, डी एसिड की बेस पे रिपोर्टेबल है। ए तीनों की बेस पर है रेवेन्यू एसिड, बी जो है नॉट रिपोर्टेबल है, सी जो है रेवेन्यू एसिड प्रॉफिट, डी एसिड की बेस पर है और ये प्रॉफिट की बेस पर है। आशीष रुक जा, बहुत सारे तेरे ख्वाहिश वाले सवाल आएंगे। आए जी जी। रिक्वायरमेंट में सर हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, फिर हम आएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट तो बनने दे। जी बेटा बुक इंशाल्लाह मैंने कहा ना आ जाएगी 20-25 दिन में। चले सर एमसीक्यूज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 9। साथ साथ सर ये जो एमसीक्यूज है ये एसीसीए के एमसीक्यूज हैं। आए सर। अच्छा एसीसीए के अंदर ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एमसीक्यूज में आता है। Which of the following statements define operating segment?
A, it is a component of an entity for which discrete financial information is available. क्या ये है? Yes sir. It is a component of equity whose operating results are regularly reviewed by entities. CODM. सही है. फिर it is a component that is engaged. तो हमने कहा D का मतलब है all of the above. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब आए सर, ये देखें, अब ये जो एसीसी का सवाल है, तुम लोगों को लगता है ना एसीसी आसान है. अब बताओ, आओ. इफ एन एंटिटी दैट इज नॉट required to apply this IFRS chooses to disclose information about that does not comply with this IFRS, it shall describe the information as segment information. कहना क्या चाह रहे हैं? उर्दू में मतलब समझाओ पहले इसका, खालिस उर्दू. ये जो एसीसी को तुम लोग जलील करते रहे हो ना जिंदगी भर. आओ जी हुमायूं. रॉन्ग पार्किंग हुई हुई है? नहीं, अभी तो उसके रॉन्ग पार्किंग नहीं. चले आ जाए, हो गए सर. साजिद की कल क्लास है सुबह 10 बजे ऑडिट की इंशाल्लाह. सही है. उसके बाद 2:45 बजे सर साजिद आपको 1 बजे तक छोड़ेंगे. इसके बाद 2:45 बजे इंशाल्लाह FAR 2 है. सही है सर. तो 10 से 1, 2:45 से 4:30. सही है सर, आ जाएं. अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएं भाई इसका आंसर. इसने उर्दू में मतलब क्या कह रहा है? बोला एक ऐसी कंपनी जिसको IFRS से, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट और पब्लिक अनलिस्टेड. बोला लेकिन उसके अंदर मस्ती हुई और उसने कहा हम चाहते हैं सेगमेंट की इंफॉर्मेशन बताएं. तो उसको रोक तो कोई नहीं सकता ना भाई. उसने कहा बताएं, लेकिन उसने कहा वो इंफॉर्मेशन बताई जो कि इस IFRS के हिसाब से नहीं थी, जो इस IFRS के हिसाब से नहीं थी. अब वो उसको सेगमेंट इंफॉर्मेशन का नाम दे सकता है? नहीं सर, वो इसको सेगमेंट इंफॉर्मेशन का नाम, इस MCQ को लिख दो, लास्ट डे रिवीजन आईकेप कॉपी पेस्ट मार सकता है. फॉल्स है. इसका जवाब क्या है? हमने कहा भाई वो इन्फो तुम पे जब अप्लाई करना ही जरूरी नहीं है, तुम कर भी रही हो शौक की खातिर, तो वो इंफॉर्मेशन बताओ जो हमने दी है. सही है सर. जैसे एग्जांपल देता हूं, सेगमेंट के एम्प्लॉय बताने की जरूरत नहीं है, कंपनी का हम तो बताएंगे. हमने कहा एक तो तुझ पे अप्लाई करना जरूरी नहीं था, तो अप्लाई कर रहा है, फिर अपनी भी चला रहा है. एक तो गरीब ऊपर से, तो हमने कहा फॉल्स. आए आगे बढ़ेंगे. अब हमने कहा सर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पाएंगे. नहीं 5, 6 थोड़ा हम बड़े हो जाएंगे तो हम करेंगे फिर. क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट सेल्स primarily or exclusively to other operating segments of the undertaking, it must be classed as an operating segment. It must be excluded from being an operating segment. It is included as an, if the undertaking is managed that way. और हमने कहा D को छोड़ दें. D का कोई वो कटा हुआ भी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें. A, B और C में से बताएं क्या होगा. ये आपकी स्टडी टेक्स्ट का MCQ है. पहले तो इसका उर्दू मतलब बताओ. इसका उर्दू मतलब ये है, समझ लो मेरा बच्चा, कि कंपनी की एक डिवीजन है जो सिर्फ दूसरी डिवीजन को माल बेचती है, बाहर किसी को नहीं बेचती. तो वो डिवीजन जो दूसरी डिवीजन को खाली माल बेचती है, सिंपल अल्फाज में जिसका सिर्फ इंटरनल रेवेन्यू, जो हमने पढ़ा ना इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है, सिर्फ वो रेवेन्यू है, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकती है? हो सकती है. पॉइंट समझो सर. इसने कहा एक ऐसी डिवीजन, ये कहाँ होता है? ये मैं बताता हूं. ये यूजुअली होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में. किसमें होता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है भाई. वो कहते हैं कि तुम हमारा माल हमें, फॉर एग्जांपल अब दरवाजा है मेरान का, हमने अब कहा हुआ एक हमारी डिवीजन है, उसको बोले तुम दरवाजा बेचोगे असेंबली डिवीजन को. वो सिर्फ मेरान का दरवाजा असेंबली डिवीजन को जा रहा है. सही है सर. तो वो जो दरवाजा है
तो हमने कहा वो जो डिवीजन दरवाजा बेच रही है क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकती है? सवाल ये है कॉन्सेप्चुअल। इट मस्ट बी classed as an operating segment. It must be included. It is included if the undertaking is managed that way. A, B और C? C. क्योंकि हमने कहा मस्ट वाली कंडीशन, भाई मस्ट का मतलब है तो आप लाजमी बनाओ, नहीं हमने कहा बाकी अगर CODM नहीं देखता हो तो उसके रिजल्ट, तो हमने कहा A और B तो नहीं है, इसका सही जवाब क्या है? C. आए MCQ नंबर 8 और देखें, ये इसने ACCA से कॉपी पेस्ट मारा ICAP ने और थोड़ा सा स्मार्ट बना। MCQ number 8, an operating segment is a component of an undertaking that engages in business activities from which it may and incur including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same। और 2 में कह रहा है whose operating results are regularly reviewed by CDM to which discrete funds is available। आखिरी में कह रहा है which is taxed separately। क्या टैक्स वाली कंडीशन है? तो सही जवाब कौन सा है? 1, 2, 3 मतलब B है ना सर? हमने कहा 1, 2 एंड 3 मतलब B जो इसका आंसर है वो आएगा, है ना सर? टैक्स वाली चीज नहीं है। आए क्वेश्चन नंबर 10, 9 अभी नहीं करेंगे। IFRS Act shall apply to, क्या जवाब है? Apply to listed companies, any company reporting under that wishes to provide, और हमने कहा C all other companies। सही जवाब क्या है? C है ना सर? अब आए देखें, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आए, ये भी ACCA से कॉपी किया है ICAP ने। आप देख रहे हैं ICAP ACCA को कितना कॉपी करता है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट जिसको कॉपी करता है और तुम उसी को जलील करते हो। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का A क्यों नहीं? हमने कहा सर A इसमें 1 और 2 नहीं सर, हमने कहा अप्लाई सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को होता है। कोई और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे वो अलग है। जिंदगी भर तुमने जिसको जलील किया और तुम देखोगे और भी जगहों पे बताऊंगा इसने MCQs कहाँ के चोरी किए? ACCA के। मैनेज इन दैट वे का मतलब है कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप बाहर चेंज नहीं कर सकते। जवाब 11 पे आ जाओ। सर 11 में क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न, क्या है? will be, will not be, none of the above और may be reportable segment before earning revenues, है ना सर? अब और आगे बढ़ेंगे सर। एक और सवाल है जिसको अभी पढ़ेंगे, करेंगे उसको अच्छे से कल, लेकिन पढ़ेंगे अभी, जरूरी है सर। मैं चाहूंगा आप लोग इसको ट्राई भी करें घर से। सर एक और ACCA का सवाल है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ACCA ने ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली और बड़ी अच्छी की है। उसने बोला यार ये बच्चे जो है ना, खास तौर पे जो एशिया के बच्चे और ये हम लोग, मतलब ये टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, बस अंग्रेजी में इनका हाथ थोड़ा हल्का होता है, तो बोला इनसे इसी पे खेलता हूँ। ACCA ने अपने एग्जाम पैटर्न का ये स्ट्रक्चर कर दिया है कि उसकी रिक्वायरमेंट में अब आते ही सवाल आते हैं डिस्कस, एक्सप्लेन, है ना सर? तो अब हम अगला सवाल जो पढ़ रहे हैं वो है ACCA का सवाल, और उसके पढ़ने के बाद हम ऑफ की तरफ जाएंगे। लेकिन सर उस सवाल को समझना है, पहले उसको समझना भी एक आर्ट है। आ जाए 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। ओहो 6 के बाद मैंने डायरेक्ट 8 डाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ACCA लिखा हुआ है, सही है सर? अब इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट देखें अलग से नहीं है,
आखिरी की 2 लाइनें पढ़ रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर 5 पे। XYZ is uncertain as to whether the research and development laboratories should be reported as 2 separate segments under IFRS 8 operating segments and would like advice on this issue। बोला भाई एक तो ये सेपरेट है, ये बताओ, और हमें इस इशू के ऊपर क्या चाहिए, एडवाइस दो। अब आए 2 लैब हैं, बोला इनके ऊपर एडवाइस दो, ये सेपरेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, XYZ a public limited company is a pharmaceutical company and is seeking advice on several financial reporting issues। आपसे पूछ रही हैं, उनमें से एक पार्ट हमने यहां पे उठाया। क्या कह रहा है, XYZ produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions। In addition, there are 2 laboratories which carry out research and 2 labs हैं जो कि ये काम करती हैं, ठीक है। In the first of these labs, research and development activity is funded internally and centrally for each of the sales division। सही है। It does not carry out research and development activities for other। इसने कहा भाई 2 लैब्स हैं जो ये काम करती हैं, पहली के अंदर हम इंटरनली रिसर्च करते हैं, किसी के लिए और के लिए नहीं करते। Each of the 3 division is given a budget allocation which it uses to purchase and development activities from the lab। Lab is directly accountable to the division heads for this expenditure। हमने कहा लैब जो है वो अकाउंटेबल किसको है, डिवीजन हेड्स को। फिर कह रहे हैं सेकंड लैब परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशंस एक्टिविटीज फॉर अदर लैब्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सेकंड लैब जो है वो फार्मास्यूटिकल्स को भी अपनी जो सर्विसेज देती है, मतलब एक्सटर्नल भी करती है, इंटरनल भी है। This lab earns 75% of its revenue from, and these revenues represent 18%। हमने कहा बाहर वालों को कितना बेचती है, 75, और उसका जो रेवेन्यू है ये टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है, ये यहाँ पे इसने इशारा दे दिया। सेकंड लैब तो रिपोर्टेबल है। अब आते हैं the performance of the second lab activities and of the 3 separate divisions is regularly reviewed by CODM in addition to the heads of, there is a head of second lab। The head of the second lab is directly accountable to the, and they discuss the operating activities, allocation of resources and financial results। XYZ is uncertain as to whether the research and development lab should be reported as 2 separate segments under IFRS 8। अब आए सर इसको जरा बोर्ड पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सर इधर देख लें, 2 लैब हैं, लैब 1 और लैब। सर लैब 1 जो है वो एक्सटर्नल काम नहीं करती, उसका जो काम होता है वो 3 डिविजन्स में ही जाता है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। हमने कहा ये लैब जो बिचारी है ये इन तीनों को ही सर्विसेज देती है, और लैब 2 जो है वो किसको सर्विस देती है, डिविजन्स को भी देती है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। और हमने कहा साथ में किसको देती है, फार्मा कंपनीज को भी, मतलब एक्सटर्नल सेल्स भी है। अब इसका सवाल है मासूमाना, इसका सवाल है ताल्लुक आज की क्लास से नहीं, कल की क्लास से सवाल का, मतलब पिछली क्लास से। इसका मासूमाना सवाल है कि भैया मुझे ये बता दो कि ये जो लैब्स हैं क्या ये रिपोर्टेबल दोनों हैं या नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं लैब 2 है रिपोर्टेबल। सर ये तो रिपोर्टेबल है, इसके बारे में तो उसने कह दिया कि इसका जो रेवेन्यू है 18% है, 10% का क्राइटेरिया है ना। लैब 1 कितने लोग कह रहे हैं रिपोर्टेबल नहीं है, एक आदमी कह रहा है नहीं है,
कितने लोग कह रहे हैं कि रिपोर्टेबल है? वाह, बाकी लोग कहना क्या चाहते हैं? घूम गए और एसीसी को आसान कहते थे। सर मुझे बताएं, रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के लिए क्या पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सेगमेंट की कितनी कंडीशन है? अब सलाहियत तो अपने रेवेन्यू और CODM रेगुलरली, तीसरा डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। सर लैब 1 क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट है? एक दफा सवाल को फिर से पढ़ते हैं। क्या लैब 1 इसने हमें बताया है ऑपरेटिंग सेगमेंट है? सर अगर आप सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़े, सवाल का क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंड लैब एंड ऑफ 3 डिविजन्स इज रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM। इसने हमें क्या कहा कि लैब 2 की परफॉर्मेंस और ये जो 3 डिविजन्स हैं इनकी परफॉर्मेंस तो CODM भैया देखते हैं, लेकिन लैब 1 की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बताया तो मतलब नहीं देखते हैं ना सर। तो इसका मतलब है लैब 1 तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है, ऑपरेटिंग सेगमेंट भी नहीं है ना सर। तो जब ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है तो हमने कहा कि सर ये ऐसा ही है कि एक आदमी का लड़का होने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। सही है, बंदर के बच्चे को आप लड़का नहीं कहते। सही है सर। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट होने के लिए आपको पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होना, आप ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं हो तो आप कैसे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकते हो? तो हमने कहा लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट ही। अब आंसर सुनो, इसका आंसर मैं कल ड्राफ्ट करूंगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिए। इसके आंसर में आप जब आंसर आएंगे तो आप शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे लैब 1। उसमें आपको देखो सीखो, लिखना सीखो, क्योंकि यहाँ पे 1037 में लिखाई है, IAS 38 में अगला टॉपिक उसमें लिखाई है। क्या सीखोगे? ये सीखो कि यार मसला क्या है ना, डिस्कशन में उसको ड्राइव कर लिखना है। तुम्हें लिखना है कि भैया लैब 1 रिपोर्टेबल सेगमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। और क्यों ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है? CODM रेगुलरली नहीं है। तो लैब 1 में ये लिखोगे, बाकी लैब 2 में तो आप कहेंगे कि भाई ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो सर आप ये समझें, आज की क्लास के एंड तक हमारा ये टॉपिक 60% कवर, अगली 2 क्लासों में ये इंशाल्लाह खत्म। अब क्विकली इसको रिवाइज करते। सबसे पहले हमने कहा लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा और अबाउट टू बी लिस्ट। फिर हमने कहा कि सर जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर कितनी बातें होती हैं? अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की सलाहियत हो, दूसरा CODM रेगुलरली देखता हो, तीसरा डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ये 3 बातें होना। फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा? हमने कहा एग्रीगेशन, अगर 5 चीजों में है कि यूनिलीवर ने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट तो हमारे 41 निकल के आगे डिस्क्लोज कर दे। हमने कहा नहीं, रुको जरा, एग्रीगेशन क्राइटेरिया पे आओ, कंबाइन करो, 5 चीजों में सेम नेचर सिमिलर हो। एक चीज हमने कहा प्रोडक्ट, और दूसरा हमने कहा प्रोसेस प्रोडक्शन का सेम हो, तीसरा टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, चौथा हमने कहा कि सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पांचवा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इनमें सेम हो, यूनिलीवर ने कहा। फिर हमने ये करने के बाद 41 को कितने में कन्वर्ट कर दिया? हमने कहा 4 में। फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने कहा कि भाई अब डिस्क्लोज करें स्टैंडर्ड नहीं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। कितने थ्रेशोल्ड है यहाँ पर? और वाली कंडीशन है। पहली कंडीशन सेगमेंट के रेवेन्यू
इंटरनल एक्सटर्नल मिला के टोटल सेगमेंट्स के रेवेन्यू का कितने परसेंट हो? सेगमेंट के एसेट्स टोटल सेगमेंट्स के एसेट्स का कितने परसेंट हो? तीसरी कंडीशन प्रॉफिट या साइन को इग्नोर करके जिन सेगमेंट्स का प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, जिनका लॉस है उनके लॉस को सम करो, दोनों में से जो भी हायर हो उसका 10% लो और इंडिविजुअल सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस से क्या करो? कंपेयर करो। फिर हमने कहा कि सर अगर ये भी कर लिया फिर क्या होगा? अगर तीनों में से एक भी क्राइटेरिया हो गया तो रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। चलें सर आ जाए, ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछ सकते जाए।